चलो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने तीनों प्रॉपर्टीज देखी थी, पैरा की, डाई की, फेरो की, कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड में कौन स्ट्रांगली अलाइन होता है, कौन वीकली अलाइन होता है, कौन ऑपोजिट डायरेक्शन में वीकली अलाइन होता है। ठीक है, किसके केस में बी नेट एक्सटर्नल से कम आती है, किसके केस में बी नेट एक्सटर्नल से ज़्यादा आती है, किसके केस में बहुत ज़्यादा आती है ना। किसके केस में काई की वैल्यू पॉजिटिव आती है, किसके केस में नेगेटिव आती है, किसके केस में बहुत ज़्यादा आती है। सिमिलरली म्यू आर लेस देन वन डाई के लिए होता है, ग्रेटर देन वन पैरा के लिए होता है, और बहुत ग्रेटर देन वन, वेरी वेरी ग्रेटर देन वन होता है किसके लिए, फेरो के लिए। ठीक है, अब आज के लेक्चर में हम एक कल का जो बचा हुआ है दैट इज हिस्टेरेसिस लूप, आसान है, आपको ड्रॉ करना है। उसकी थियरी मैं आपको बता दूंगा, आपको एज इट इज नोट करनी है HCV से। ठीक है, उसकी मैं फोटो आपको डाल दूंगा ग्रुप पे, आपको एज इट इज वो उतारना है, पर आपको हेडिंग डालनी है हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, उसके बाद मैं हर चीज बताऊंगा, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, पर आपको जो थियरी लिखनी है वो एज इट इज आपको वहीं से लिखनी है जहां से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है 9-10 लाइन की थियरी है, क्योंकि अभी मैं थियरी डिक्टेट करूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप अच्छे से उसको वहां से लिख लेना, या मैं डिक्टेट कर दूंगा, चलो देख के। ठीक है, पूरी नहीं करूंगा। ठीक है, जितनी आपकी काम की, जितनी आपको लिखनी है वो मैं डिक्टेट कर दूंगा, आप लिख लेना। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप डिक्टेट कर दूंगा। तो ध्यान से समझना क्या होता है लास्ट टॉपिक, और इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप। क्या होता है, कैसा लूप बनता है, ध्यान से समझना। सबसे पहली चीज तो ये लूप हम बनाते हैं फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए, फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, क्या बनता है अब ध्यान से समझना। सपोज सपोज मेरे पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है, उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने एक रिंग की शेप दी, मतलब ऐसा उसको रिंग की शेप दी, और उसको मैंने एक सोलेनॉइड के अंदर रख दिया, सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है, सोलेनॉइड में मान लेते हैं आई करंट इज फ्लोइंग। कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट इज फ्लोइंग। तो मुझे बताओ इस रिंग के लिए एक्सटर्नल फील्ड कितनी हो जाएगी, जो सोलेनॉइड की फील्ड है ना, कितनी बोलो। सो एक्सटर्नल फील्ड विल बी म्यू नॉट इंटू एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू आई। आई इज द करंट फ्लोइंग। ये क्या है आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या लिखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये क्यों आई, ड्यू टू सोलेनॉइड। ठीक, एक्सटर्नल को हम क्या लिखते हैं, पढ़ चुके हैं हम लास्ट लेक्चर में, म्यू नॉट इंटू एच, दैट इज म्यू नॉट इंटू एन आई। सो एच इज बेसिकली एन आई। एच इज क्या होता है, एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड, दैट इज एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू करंट। ठीक है, सोलेनॉइड हमने एग्जांपल के लिए लिए ताकि आपको हिस्टेरेसिस लूप अच्छे से समझ में आए, जो हम ड्रॉ करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अच्छा सर, ये तो समझ में आ गया, चलो हमको ठीक है। अब होगा क्या, ध्यान से सुनना। जैसी आपकी ये करंट दौड़ा सोलेनॉइड में, एक एक्सटर्नल फील्ड आई, और आपको पता है कि जैसी एक्सटर्नल फील्ड आई, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी है कि जो डोमेन होते हैं वो अपने आप को स्ट्रांगली अलाइन करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में। तो क्या अपने आप को अलाइन कर लेंगे वो, बिल्कुल सही है। तो जब वो अपने आप को अलाइन करेंगे तो क्या होगा बताओ, तो आपकी जो नेट फील्ड हो जाएगी, क्या दैट विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस इंड्यूस्ड फील्ड, क्योंकि अपने आप को अलाइन कर चुके हैं वो, किसकी वजह से, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। बिल्कुल सही है सर। नेट फील्ड कितनी लिखते हैं हम लोग, दैट इज म्यू इंटू एच लिखते हैं। एक्सटर्नल फील्ड कितनी लिखते हैं, दैट इज म्यू नॉट इंटू एच। बिल्कुल। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखते हैं हम लोग, बोलो, म्यू नॉट इंटू आई। याद है, यहां से आई मैं बोलो कितना लिख सकता हूं, यहां से आई मैं लिख सकता हूं म्यू बाय म्यू नॉट इंटू एच माइनस 1। सही है। एच की वैल्यू कितनी है आपकी, सही लिखा है क्या, नहीं कुछ तो गलती है। आई की वैल्यू यहां लेके आओगे एच कॉमन, तो म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1, हाँ एच कॉमन आ जाएगा। सही है। एच की वैल्यू कितनी थी आपकी, एन इंटू आई म्यू बाय म्यू नॉट माइनस 1।
तो ये आपका आ जाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, इससे कोई लेना देना भी नहीं है, बस इसको समझने के लिए कि हमने क्या किया, ठीक है, वो समझ में आना चाहिए आपको कि हमने एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लिया, क्योंकि हिस्टैरिसीस लूप हम सिर्फ किसके लिए ड्रॉ करेंगे, फेरोमैग्नेटिक के लिए। तो हमने एक फेरोमैग्नेटिक लिया, उसको एक रिंग की शेप दी और उसको एक सोलेनॉइड के अंदर प्लेस कर दिया, और सोलेनॉइड में कितना करंट फ्लो कर रहा था, आई। तो हमको एक चीज पता, आई करंट जब भी सोलेनॉइड में फ्लो करता है तो एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आती है, मतलब एक फील्ड आती है सोलेनॉइड के अंदर, दैट इज म्यू नॉट एन आई। क्या वो एक्सटर्नल हो जाएगी रिंग के लिए, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए? बिल्कुल। तो उस एक्सटर्नल को हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू एच। बिल्कुल सही है, सही है। म्यू नॉट गायब, तो एच कितना हो जाएगा आपका, एन इंटू आई। ठीक है, अब जैसी ये करंट फ्लो किया सोलेनॉइड में, जैसी ये एक्सटर्नल फील्ड आई म्यू नॉट एन आई, उसकी वजह से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा, और जैसी मैग्नेटाइज हुआ तो आपको पता है खुद की भी एक फील्ड इसके अंदर आएगी जो कि नेट फील्ड को चेंज कर देगा, और नेट फील्ड हो जाएगी एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस। अब उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, एक्सटर्नल को लिखा मैंने म्यू इंटू एच, एक्सटर्नल को सॉरी नेट को लिखा म्यू इंटू एच, एक्सटर्नल को म्यू नॉट इंटू एच, इंड्यूस को लिखा म्यू नॉट इंटू आई, वेयर आई इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये रिजल्ट आ गया आई और एच के बीच में, या आई और आई के बीच में, ये आई करंट है, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप, ध्यान से समझना, सही है। तो हिस्टैरिसीस लूप में हम किसके बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो याद रखना सब लोग, कर्व बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटाइजिंग फील्ड फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आई वर्सेस एच का ग्राफ बनता है इसमें। कैसे बनता, ध्यान से समझना, और वो अच्छे से समझने के लिए मैंने आपको पहले से ही सिचुएशन दे दी कि मान लो उसको आपने सोलेनॉइड में रखा है, ताकि आपको H कैसे वेरी करेगा वो समझो, I कैसे वेरी करेगा वो समझो। ठीक है, तो बेसिकली हिस्टैरिसीस लूप आपको क्या बताता है, कर्व बिटवीन I एंड H, या ग्राफ बिटवीन I एंड H फॉर अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ी सी कथा सुनना, ध्यान से थोड़ी सी कथा सुनना, क्या कथा है ध्यान से सुनो। हम इसमें क्या करेंगे, आई और एच कैसे वेरी करता है वो देखेंगे। ठीक है, और वेरिएशन क्यों होगा वो समझो ध्यान से, कि हमारे पास सपोज सोलेनॉइड में फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, जब तक सोलेनॉइड में करंट नहीं है तब तक कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है। ऑब्वियसली सर, आई जीरो है तो एक्सटर्नल नहीं है, एक्सटर्नल नहीं है तो क्या कभी आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। रैंडमली अलाइन होंगे, नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा आपका, जीरो। आई कितनी होगी, आई इज बेसिकल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो कभी आएगा, वो कभी आएगा जब एक्सटर्नल फील्ड आएगी, तभी तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन आएगा। तो अगर सोलेनॉइड में करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो मेरे को एक चीज सीधी समझ में आती है कि सर मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड जनरेट ही नहीं होगी, बिकॉज करंट इन द सोलेनॉइड इज जीरो। और अगर आई जीरो होगा, क्या एच भी जीरो होगा, क्योंकि करंट ही जीरो है आपका, तो एच कहां से आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर, एच भी जीरो होगा, इस रिलेशन से समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे जब सोलेनॉइड में करंट जीरो होगा। ठीक है, डिक्टेट मैं आपको कर दूंगा लाइन बाय लाइन, ठीक है, 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए भले कोई बात नहीं, डिक्टेट मैं आपको अच्छे से कर दूंगा। सो सबसे पहली चीज, इनिशियल सिचुएशन है जब करंट जीरो होगा। करंट जीरो तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होगी ही नहीं। ठीक है, एच होगा क्या, नहीं, वो भी जीरो होगा। तो व्हेन करंट इन द सोलेनॉइड इज जीरो, देन एच इज जीरो, आई इज जीरो। तो पहली बात तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है किसी को, तो पहले तो यहां तक समझो कि क्या हुआ। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एच को मैंने कैसे रिलेट किया वो समझो ध्यान से, समझो समझो सब लोग। ठीक, अब देखो ध्यान से, अब स्लोली स्लोली कहानी सुनते रहना, साथ साथ लिखवा दूंगा मैं एक साथ। अब स्लोली स्लोली मैं करंट इन द सोलेनॉइड इंक्रीज कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। स्लोली स्लोली मैंने करंट सोलेनॉइड में इंक्रीज किया, पहले जीरो था, ऑब्वियसली आई जीरो एच जीरो था। अब स्लोली स्लोली जैसे ही मैंने करंट को इंक्रीज किया तो आपने एक चीज नोटिस की कि जैसे ही मैं करंट को इंक्रीज कर रहा हूं तो एच इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। ठीक है, एच इंक्रीज होगा, क्या आई भी इंक्रीज होगा आपका, बिल्कुल होगा। ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकली सोचना कि जैसे आप सोलेनॉइड में करंट इंक्रीज करेंगे, जैसे आप सोलेनॉइड में करंट इंक्रीज करेंगे तो क्या मटेरियल एक्सटर्नल फील्ड बढ़ने लगेगी, बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड बढ़ेगी। तो क्या अपने आप को ये जो एटम्स है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, ये अपने आप को अलाइन करने लगेंगे, और अलाइन करने लगेंगे कि आई की वैल्यू आती रहेगी आपकी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्योंकि आई बहुत हाई होता है फेरोमैग्नेटिक के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपकी एक्सटर्नल फील्ड बढ़ी वैसे ही अपने आप को अलाइन करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या आई बढ़ने लगेगा, क्योंकि आई बेसिकली होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जितना अच्छा मैग्नेटाइज होगा उतनी आई की वैल्यू ज्यादा होगी।
तो एक चीज नोटिस की गई कि एज द करंट इन द सोलेनोइड इज इंक्रीज्ड बोथ एच एज वेल एज आई दे स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, ठीक है, दे स्टार्ट इंक्रीजिंग। कैसे इंक्रीज करते हैं, कुछ ऐसा इंक्रीज करते हैं आपका, ठीक है। कहां तक, सपोज ये ओ सिचुएशन है, ओ पॉइंट है, ओ पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हेन करंट इन सोलेनोइड इज जीरो देन आई इज जीरो, एच इज ऑल्सो जीरो। अब आई बढ़ाते बढ़ाते हम लोग कहां पहुंच गए, इस ए पॉइंट पे पहुंच गए। तो ओ से ए तक क्या कर रहे हैं हम, करंट सोलेनोइड में बढ़ा रहे हैं, तो कोरोस्पोंडिंगली आपका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ेगा और आपका एच की वैल्यू भी बढ़ेगी। और मैक्सिमम वैल्यू मतलब एच बढ़ते बढ़ते आपका कितना हो जाएगा, एच नॉट, और आपका जो मटेरियल है वो पूरी तरह मैग्नेटाइज हो चुका है, मतलब अब सैचुरेट हो चुका है, अब इससे ज्यादा मैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते जा रहे हो, ठीक है, अपने आप को अलाइन कर रहे हैं फील्ड की डायरेक्शन में, पर कब तक करेंगे, कभी ना कभी तो पूरे अलाइन हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या फायदा है। तो ये वो सिचुएशन है जहां पे करंट बढ़ाते बढ़ाते इतना हो गया कि सारे के सारे एटम्स अपने आप को अलाइन कर चुके हैं फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए। यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, कहानी साथ साथ फील लेना, ठीक है, लिखवा दूंगा मैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ए पॉइंट से हम वापस जा रहे हैं, मतलब अब करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट किए, ठीक है। अब एक चीज समझ में आएगी कि सर करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो एच भी डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो बिल्कुल समझ में आ गया। क्या आई भी डिक्रीज होगा, बिल्कुल, क्योंकि करंट आप डिक्रीज कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फील्ड को कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं। एक्सटर्नल फील्ड को जब आप कम करते जा रहे हैं तो क्या जो एटम्स अपने आप को पहले अलाइन कर लिए थे फील्ड की डायरेक्शन में, तो क्या वो अपने आप को अब रैंडम आपने जाने लगेंगे, मतलब रैंडमाइजेशन बढ़ती जाएगी आपकी, बिल्कुल सही है। तो क्या एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब करंट आप जीरो कर दोगे, क्योंकि करंट आप रिड्यूस कर रहे हो, सो करंट को जब आप रिड्यूस कर करके जीरो कर दोगे, तब आपको क्या दिखेगा कि एच तो जीरो हो जाएगा, ठीक, आई जीरो तो एच जीरो। पर क्या कैपिटल आई भी जीरो हो जाएगा, कैपिटल आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या वो जीरो हो जाएगा, सोच के देखो। क्योंकि आधो को क्या लगता है कि सर पूरा करंट आपने जीरो कर दिया सोलेनॉइड में, तो जितने वो पहले अलाइन हुए थे यहां इस सिचुएशन पे ए पॉइंट पे, तो जैसे आपने करंट को रिड्यूस कर करके जीरो कर दिया, सर रेंडमाइजेशन इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपने आप को वापस से पूरा ऐसे रैंडम हो जाएंगे और नेट आपका कितना हो जाएगा, जीरो, नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाएगा। पर ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मेटेरियल अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अलाइन करते हैं फील्ड की डायरेक्शन में। तो जब आप करंट रिड्यूस करके करके जीरो भी करोगे तो सारे के सारे एटम्स अपने आप को रैंडम नहीं कर पाते, कुछ एटम्स अभी भी रह जाते हैं ओरिजिनल डायरेक्शन जो थी आपकी, ठीक है। और कुछ एटम अगर ओरिजिनल डायरेक्शन में रह जाते हैं तो कुछ ना कुछ आई की वैल्यू रह जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज, इवन इफ यू डिक्रीज द करंट टू जीरो देन एच is zero but I is not zero, ठीक है। even if you reduce the value of current to zero still there is some intensity of magnetization, some value of intensity of magnetization, because इनिशियली जब आप करंट बढ़ा के ए पॉइंट तक पहुंचे थे वो बहुत स्ट्रांगली अलाइन हो चुके थे फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप आई कम भी कर रहे हो, ऑब्वियसली एक्सटर्नल फील्ड कम हो रही है, ऑब्वियसली एच की वैल्यू कम हो रही है, पर सारे के सारे एटम्स अपने आप को अलाइन नहीं कर पाए, मतलब उल्टी डायरेक्शन, मतलब अपने आप को रैंडम नहीं कर पाए। कुछ एटम अभी भी ओरिजिनल डायरेक्शन में बचे रह गए आपके, क्योंकि स्ट्रांगली अलाइन हुए थे। तो कैसा ग्राफ जाएगा, ऑब्वियसली ए से ओ तक तो वापस रिट्रेस नहीं होगा, क्योंकि रिट्रेस होने का मतलब करंट जीरो हुआ तो वापस आपका आई भी जीरो होगा, पर नहीं होता इस सिचुएशन में, क्योंकि फेरो में बहुत स्ट्रांगली अलाइन होता है। सब लिखवा दूंगा मैं आपको, पर फील लो कि हाँ सर समझ में आ रहा है अच्छे से। तो क्या हुआ, वो ऐसा तो नहीं गया ए से ओ तक वापस, वो कुछ ऐसा गया, ठीक दिख रहा है। यहां पे एक मजेदार चीज, ये पॉइंट को बोल देते हैं बी। सो बी पे आपको एक चीज क्या दिख रही होगी, एट बी करंट जो है सोलेनोइड में वो जीरो हो गया, करंट जीरो तो एच जीरो हो गया, बट आई इज स्टिल नॉन जीरो, ठीक है। क्यों, सारे एटम्स जो है वो अभी भी कुछ एटम जो है वो फील्ड की डायरेक्शन में ही बचे रह गए स्ट्रांगली अलाइन होने की वजह से। तो ये जो वैल्यू होती है दिस ओबी, ये जो ओबी की लेंथ होती है, मतलब करंट जीरो होने के बावजूद, एच जीरो होने के बावजूद कुछ ना कुछ ये जो आई की वैल्यू बची रहती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बचा रहता है, इस टर्म को एक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। सबको याद होना चाहिए। So this OB is basically representing the retentivity of the material.
ठीक है। जितनी ज्यादा किसी मटेरियल की रिटेंटिविटी होगी, सुनना, किसी भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जितनी ज्यादा रिटेंटिविटी होगी, उसका मतलब है कि जब आप करंट जीरो भी कर देंगे, एक्सटर्नल फील्ड आपकी जीरो भी हो जाएगी, उसके बावजूद एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगी, ऑब्वियस सी बात, आई जीरो है, उसके बावजूद कुछ एटम अभी भी आपके फील्ड की तरफ अलाइंड है। ठीक है, अभी भी आपका पूरी तरह से डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, प्रॉपर टर्म बोला जाए तो अभी भी पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ है मटेरियल। ठीक है, डीमैग्नेटाइज होने का मतलब क्या है, आई वापस से आपका जीरो हो गया, पर नहीं हुआ इस केस में। समझ में आ गया। सो रिटेंटिविटी किसी मटेरियल की जितनी ज्यादा, उसका सीधा सीधा मतलब है कि उसकी जो मैग्नेटाइज होने की ताकत है वो उतनी अच्छी है। ठीक है, मतलब उतना आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं हो रहा है वो। समझ में आ गया, हर चीज फील लो। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, हम तो चाहते हैं उसको वापस से रैंडम करना, ठीक है, पर अभी भी कुछ एटम तो आपके किधर रह गए, फील्ड की डायरेक्शन में, राइट साइड। ऐसे मन में सोचते रहना कि पहले आपने फील्ड बढ़ाई राइट साइड की तरफ, सारे एटम अपने आप को राइट साइड की तरफ अलाइन कर लिए, अब आप अभी भी फील्ड राइट की तरफ, पर आप धीरे धीरे उसको कम कर रहे हो। ठीक है, ये ए भी वो सिचुएशन को बता रहा है, अभी भी फील्ड राइट की तरफ पर आप धीरे धीरे कम कर रहे हो, तो आपको महसूस होता है कि जो एटम अलाइन हुए थे राइट डायरेक्शन में वो वापस से रैंडम हो जाने चाहिए, पर कुछ ना कुछ एटम जो है वो राइट में ही बचे रह गए ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आपने क्या किया कि ये जो राइट की तरफ आपके एटम अलाइन हुए, इनको आप क्या करना चाहते हैं, डिसअलाइन करना चाहते हैं, ऐसा समझ सकते हो, मतलब आप डीमैग्नेटाइज करना चाहते हैं मटेरियल को, पर मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी है ही नहीं। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड तो आपने जीरो कर दिया, अब तो और कुछ हो नहीं सकता, तो आपने क्या किया, अब फोर्सिबली आप फोर्स करके अब उसको डीमैग्नेटाइज करवा रहे हो। समझ में आ रहा, क्योंकि अभी भी कुछ एटम आपके किधर हैं, राइट की तरफ आपके अलाइन हो चुके हैं। ठीक है, वो वापस रैंडम नहीं हो पाए, इवन आपने फील्ड को जीरो कर दिया तब भी अलाइन नहीं हो पाए, तो आप क्या कर रहे हो, आप फोर्सिबली फोर्स करके आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको उल्टी डायरेक्शन में, मतलब रैंडम उसको कर दे रहे हो, क्योंकि पहले वो राइट में था, तो अब फोर्सिबली आप उसको क्या करना चाहते हो, रैंडम करना चाहते हो। ठीक है, उसकी अलाइनमेंट को हटाना चाहते हो, उसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो, प्रॉपर शब्दों में बात की जाए, तब आप क्या करेंगे, क्या फील्ड उल्टी डायरेक्शन में करवा देंगे, बिल्कुल सही, तो मतलब करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे, बिल्कुल सही, क्योंकि सोलेनोइड में आपको पता है करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दोगे तो एक्सटर्नल यही रहेगी, पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और एक्सटर्नल की डायरेक्शन अब लेफ्ट में हो जाएगी, फील लेते रहो, एक्सटर्नल की डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगी, और एक्सटर्नल की डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगी तो क्या अब एटम अपने आप को लेफ्ट की तरफ अलाइन करने लगेंगे, तो जो एटम बचे रह गए थे वो भी अपने आप को धीरे धीरे अलाइन करेंगे, तो क्या एक सिचुएशन ऐसी नहीं आएगी कि जब आपका ये जो मटेरियल है पूरी तरह डीमैग्नेटाइज हो गया होगा, मतलब सब रैंडम हो गए होंगे, आपका कोई मैग्नेटाइजेशन नहीं है। सही है, तो मतलब अब आई अगर आप नेगेटिव में करवाते हो तो आप एक चीज ऑब्जर्व करते हो कि आपका आई यहां पे कहीं जीरो हो गया, मतलब जो एटम स्टार्टिंग में ए से बी के वक्त राइट में बचे रह गए थे, वो आपने उल्टा करंट फ्लो करवा के, उल्टी फील्ड लगवा के एक्सटर्नल, उनको आप जबरदस्ती फोर्सिबली आप उनको क्या करना चाहते हो, आप उसको डीमैग्नेटाइज करना चाहते हो मटेरियल को, तो हो गया डीमैग्नेटाइज, आई आपका जीरो हो गया, पर कुछ ना कुछ एच है यहां पे नेगेटिव में, तो ये जो एच नेगेटिव में है, लेट्स से इट इज सी, सो दिस ओसी इज कॉल्ड कोरेसिविटी, ये दोनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए इसमें, ओबी इज रिटेंटिविटी, ओसी इज कोरेसिविटी। ठीक है, और ये जो फोर्स आपने लगाया, ठीक है, फोर्सिबली इसको वो करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए, उस फोर्स को बोलते हैं कोरेसिव फोर्स, को यूज नहीं है उसका, बस पता होना चाहिए, दैट फोर्स इज कॉल्ड कोरेसिव फोर्स। ठीक है, और ये आपका बोला जाता है ओसी को कोरेसिविटी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, करंट उल्टा है, करंट उल्टा है तो ऑब्वियसली एच आपका नेगेटिव में हो जाएगा, एच नेगेटिव ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये नेगेटिव एच ही तो है आपका। ठीक, अच्छा, अब आपने क्या किया, आई को और बढ़ा दिया, कौन से आई को, लेफ्ट में जो था, अभी भी चेंज कर रखा आपने। ठीक है, ओ से लेके ए तक, ए से लेके बी तक आपका करंट राइट में था, पर बी से सी तक आपने करंट उल्टा किया और मटेरियल पूरी तरह से आपने डीमैग्नेटाइज करवा दिया, पर इसके बाद क्या होगा, सोच के देखो, इसके बाद जब आप करंट को और बढ़ाओगे, लेफ्ट वाले करंट को, लेफ्ट में आपने करंट कर दिया है, तो जब लेफ्ट वाले करंट को आप और ज्यादा बढ़ाओगे तो आप एक चीज नोटिस करोगे, क्या, कि आपके जो एटम पहले राइट में लाइन हुए तो उसके बाद डीमैग्नेटाइज हो गया मटेरियल, उसके बाद क्या वो अपने आप को अब लेफ्ट की तरफ अलाइन करने लगे, क्योंकि फील्ड आप बढ़ाते जा रहे हो लेफ्ट की तरफ, तो आप नोटिस करेंगे कि अपने आप को लेफ्ट की तरफ अलाइन करने लगे। ठीक है, लेफ्ट की तरफ अपने आप को अलाइन करने लगे, ये कुछ ऐसा।
ठीक है, और इस पॉइंट पे जो H है दैट इज माइनस एच नॉट, जैसे उधर प्लस एच नॉट था इधर माइनस एच नॉट। ठीक है, सो पहले O से A गया ग्राफ, A से B, फिर B से C, फिर C से D। डी पे क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? मतलब आप लेफ्ट में करंट बढ़ाते बढ़ाते आपने फील्ड इतनी ज्यादा कर दी कि आपका जो सैचुरेशन है वो आ गया, मतलब अपने जो एटम्स है वो पूरी तरह अलाइन हो गए लेफ्ट की तरफ, पूरी तरह। पहले राइट थे, फिर डीमैग्नेटाइज हुए, रैंडम हो गए, फिर अपने आप को अलाइन कर लिए लेफ्ट की तरफ, मतलब आई की वैल्यू आपकी मैक्सिमम हो चुकी है जितनी होनी थी, मतलब पूरा अलाइनमेंट हो चुका है, पूरा मैग्नेटाइज मटेरियल हो चुका है। ये तो बता रहा जैसे उधर बता रहा था ए पॉइंट, वैसे यहां पे डी। अब आपने क्या किया, अब आपने फिर से करंट को लेफ्ट वाले, अभी भी लेफ्ट में ही रखा, पर लेफ्ट वाले करंट को धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हो, फिर से डिक्रीज करते करते क्या आप करंट को जीरो कर दिए, करंट जीरो तो एच आपका क्या हो जाएगा जीरो, पर क्या आई अभी भी बचा रहेगा, मतलब अभी जो लेफ्ट की तरफ स्ट्रोंगली अलाइन हो गए तो क्या वो कुछ ऐसे रहेंगे जो आपके जो है वो वापस मतलब नहीं आ पाएंगे, मतलब पूरा मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा, सेम जैसे बी के केस में हुआ, मतलब बी पोजीशन पे जो हुआ था सेम क्या वहां यहां पे भी होगा, क्योंकि उसमें आप राइट की फील्ड को धीरे धीरे कम कर रहे थे, तो आपने नोटिस किया एच तो जीरो हो गया, ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे फील्ड को कम करके आई को कम करके जीरो कर दिए थे, पर आपने देखा कुछ एटम अभी भी अलाइन रह गए इसी तरफ, क्योंकि वो स्ट्रांगली अलाइन हुए थे, सेम अभी भी है, अब लेफ्ट की तरफ स्ट्रांगली अलाइन हो चुके हैं। अब आप धीरे धीरे लेफ्ट का करंट कम करते करते जीरो कर दिए, तो एच तो जीरो हो जाएगा नो डाउट, पर आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अभी भी बचा रहेगा, क्योंकि अभी भी कुछ एटम होंगे जो किधर होंगे आपके लेफ्ट की तरफ। तो फिर से ग्राफ कैसा जाएगा आपका, ये हो गया आपका लेट से ई पॉइंट, तो ई आपको फिर से क्या बता रहा है देखो ना ध्यान से, आई अभी भी बचा रह गया आपका, ठीक है, एच जीरो हो गया, ठीक है सर। अब आप क्या करो, अब आप करंट को पॉजिटिव कर दो, करंट पॉजिटिव तो एच पॉजिटिव, अब एच पॉजिटिव में आएगा, है ना, पर आपको अब एक चीज दिखेगी कि एच पॉजिटिव हो गया, ठीक है, एच पॉजिटिव हो गया, करंट आपने अब क्या किया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब अब लेफ्ट की जगह आपने करंट क्या कर दिया, राइट की तरफ आपने करंट कर दिया, ठीक है। तो लेफ्ट की जगह जब आपने राइट की तरफ करंट किया, तो अब आप क्या देखोगे कि धीरे 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 आपका क्या हो जाएगा, बोलो, लेफ्ट की तरफ करंट था उसको आपने क्या कर दिया, जीरो कर दिया, उसको जीरो करके आपने क्या देखा, एच जीरो हो गया आपका, एच जीरो हो गया, पर आई अभी भी बचा रहेगा, क्योंकि स्ट्रांगली अलाइन हुए थे लेफ्ट की तरफ, तो कुछ ना कुछ अभी भी लेफ्ट में बचे रहेंगे। तो अब आपने क्या देखा, अब आप राइट में करंट कर दे रहे हो, अब आप फोर्सिबली फिर से देखो, जैसे आपने बी से सी के बीच में फोर्सिबली किया था, क्या आप फिर से फोर्सिबली उसको डीमैग्नेटाइज करवाएंगे, क्योंकि डीमैग्नेटाइज तो वो हो नहीं पाया, भले ही आपने आई जीरो कर दिया, पर आपने देखा अभी भी कुछ एटम लेफ्ट की तरफ बचे रह गए, तो अभी भी आपका क्या हुआ, वो डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। तो अब आपने क्या किया, राइट में करंट देके उसको फोर्सिबली आपने डीमैग्नेटाइज करवाया, ठीक है सर। तो ये पोजीशन हो गई आपकी एफ, सेम जैसे वहां पे सी थी। फिर उसके बाद ये क्या होगा, उसके बाद वापस से ये ऐसा आपका फॉलो करेगा। So this is basically the hysteresis loop for a ferromagnetic material. तो basically ये जो आया आपका A B C D E F A, this is called hysteresis loop. इसको क्या बोला जाता है, hysteresis loop, ठीक है, समझ में आ गया। मतलब ये क्या दर्शा रहा है आपको, क्या बता रहा है कि कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैसे प्रोसेस के थ्रू जाता है, कैसे आई और उसका एच वेरी करता है, कैसे आप सोलेनोइड के अंदर, सोलेनोइड तो मैंने एक एग्जांपल के लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है, एससीवी में भी यही एग्जांपल दिया है, कैसे आप सोलेनोइड के अंदर करंट वेरी करवा के एक्सटर्नल फील्ड वेरी करवा रहे हो, एच वेरी करवा रहे हो, और कॉरस्पॉन्डिंगली आई कैसे वेरी कर रहा है, वो रिटेंटिविटी क्या होता है वो समझो, कोरेसिविटी क्या होता है वो समझो, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ ए, ये जो लूप बना ए बी सी डी ई एफ ए, इस लूप को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप, ठीक है। इसके अंदर जो एरिया होता है, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप दैट इज बेसिकली एनर्जी लॉस्ट, ये जो एनर्जी लॉस हो रहा है पूरे प्रोसेस में पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस, कोई इस पे कुछ नहीं पूछेगा, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ सकता है कि एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप क्या बताता है आपको। सो ये जो लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है मटेरियल, यही तो हो रहा है फेरोमैग्नेटिक, लगातार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रहा है, इसमें जो एनर्जी का लॉस होगा दैट एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, वो आपको बताता है एरिया अंडर दिस हिस्टेरेसिस लूप। निकाल पाओगे क्या, जिंदगी में नहीं निकाल पाओगे। कैसा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना, अजीब सा ग्राफ है, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया, चलो 25 मिनट हो गया, बाप रे, चलो कोई बात नहीं।
आगे बढ़े। चलो, तो अर्थ मैग्नेटिज्म कल ही कर लेंगे, कोई वो नहीं है। अब क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा अभी और बचा है 5 मिनट का। क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अर्थ मैग्नेटिज्म कल खत्म, मतलब कल चैप्टर खत्म कर देंगे आपका, ठीक है। चलो, अब क्वेश्चन भी तो करने जरूरी है ना। इसके जो कल पढ़ा हमने मैग्नेटिक वो वाला, और ये जो है जो हमने आज पढ़ा, उसके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलो, अब दो चीजें, हाँ अभी डिक्टेट भी तो करना है, 5 मिनट उसमें भी लगेगा। तो दो आपके पास मटेरियल आते हैं। फर्स्ट वन इज सॉफ्ट आयरन, इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब कल जो और आज जो पढ़ा और जो कल पढ़ेंगे, इस पे मान के चलो कि ज्यादातर वो थ्योरी का पार्ट पूछता है, और वो तभी आएगा जब आपने थ्योरी अच्छे से समझी होगी, उसको रटा होगा, समझा भी होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रटना है, रटने वाला तो फिजिक्स में कुछ होता नहीं, हर चीज के पीछे लॉजिक है आपका, तो समझो अच्छे से। एक सॉफ्ट आयरन होता है, एक आपका स्टील होता है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन का जब आप हिस्टेरेसिस कर्व देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एकदम ऐसा छोटा सा हिस्टेरेसिस कर्व दिखेगा आपको उसका, ये, ठीक है। मतलब इसकी जो रिटेंटिविटी होती है सॉफ्ट आयरन की, ये लो होती है, एज वेल एज जो कोरेसिविटी होती है वो भी आपकी लो होती है, ठीक है। मतलब रिटेंटिविटी लो होने का मतलब आप समझ पाते हैं, मतलब कि जब आप करंट को जीरो कर रहे हैं सोलेनोइड में, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन उतनी ज्यादा नहीं रह पाती, समझ रहे हो। मतलब लगभग सारे जो एटम अलाइन हुए थे फील्ड की डायरेक्शन में, वो लगभग जो है वो रैंडम हो जाते हैं, मतलब मटेरियल लगभग डीमैग्नेटाइज होता है। पूरा तो नहीं हुआ, क्योंकि पूरा होता तो आपका करंट जीरो करने पे जब H जीरो हुआ तब आपका I भी जीरो हो जाता, पर हाँ थोड़ा सा रहता है इसमें, रिटेंटिविटी कम रहती है आपकी, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है 2-3 पर्पसेस के लिए, वो भी याद रखना। एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के लिए, ठीक है, और दूसरा इसको यूज किया जाता है इन द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इन द कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, ठीक है। ये याद रखना, सीधा पूछता है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स कौन से मटेरियल से बनते हैं, ठीक है, जिनकी रिटेंटिविटी लो, जिनकी कोरेसिविटी भी लो, ठीक है। सॉफ्ट आयरन आपका एग्जांपल है। स्टील के लिए जब आप देखोगे I वर्सेस H ग्राफ, वो आपको कुछ अच्छा खासा बड़ा मिलता है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। मतलब इनकी जो रिटेंटिविटी होती है वो हाई होती है, जो कोरेसिविटी होती है वो भी आपकी हाई होती है, ठीक है। मतलब रिटेंटिविटी हाई का मतलब समझ रहे हो, मतलब क्या है, या अच्छा है ना रिटेंटिविटी हाई का मतलब आप करंट जीरो करते हो, एक्सटर्नल फील्ड जीरो करते हो, तब भी आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। पर हाँ एक दिक्कत है इसमें, वो दिक्कत क्या है कि आपको मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए बहुत अच्छी खासी फील्ड लगानी पड़ेगी, तब जाके समझ में आ रहा ग्राफ से। अगर आपने अच्छे से, मैं पिछले 25 मिनट से पूरा एक्सप्लेन किया हूं, अगर आपने वो अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आएगा कि ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार आपको अच्छी खासी फील्ड देनी पड़ेगी तब जाके मैग्नेटाइज होगा, पर एक बार मैग्नेटाइज हो गया तब डीमैग्नेटाइज ये बहुत मुश्किल से होता है। क्यों? क्योंकि रिटेंटिविटी बहुत हाई होती है इसकी। ऐसे मटेरियल्स को यूज किया जाता है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स, सीधा याद रखना। तो स्टील या ऐसी मिलते जुलते ऐसे मटेरियल जिनमें रिटेंटिविटी हाई होती है उनको यूज किया जाता है फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। सॉफ्ट आयरन फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या कॉइल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। कर लोगे पक्का? चलो डिक्टेट कर दूं अब, फटाफट लिखना। चलो लिखो, कितना टाइम हो गया? चलो है अभी तो टाइम 29 मिनट हुआ है, 4-5 मिनट में 6 मिनट में खत्म करेंगे। अगले फिर 25 मिनट क्वेश्चंस करेंगे जो कल पढ़ा, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एच वगैरह वो सब, और जो आज पढ़ा, ठीक है। चलो लिख लिया? तो हिस्टेरेसिस लूप हेडिंग डालो, किसके लिए बनाया जाता है? फेरोमैग्नेटिक, किसके बीच में ग्राफ? आई वर्सेस एच के बीच में। वही हमने एक रिंग लिया, उसका सोलेनोइड में डाला, आई करंट फ्लो कर रहा है तो एक्सटर्नल कितनी, म्यू नॉट एन आई, एच कितना एन आई, और आई कितना आ गया वो सब मैंने लिखवा दिया आपको, ठीक है। अच्छा अब लिखो फटाफट, इन द बिगिनिंग, तो जो मैंने बोला पहले उसको रिवाइंड करके अच्छे से समझ लेना, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। लिखो इन द बिगिनिंग
In the beginning, the current is 0 and sample has no magnetization. In the beginning, the current is 0 and the sample has no magnetization. ठीक है, thus H is equal to 0 and I is equal to 0. वो मैंने बनाया है. वो कौन पॉइंट बता रहा है आपको? O पॉइंट. This corresponds to point O. ये भी लिखा है. This corresponds to point O. लिख लिया? फुल स्टॉप लिखो इसी के बाद. As the current is increased, H increases and magnetization increases. As the current is increased, H increases and the magnetization increases. Full stop. लिख लिया यहां तक? लिखो फटाफट. As the current is increased to maximum, magnetization increases के बाद, as the current is increased to a maximum, H becomes H naught. H becomes H naught. वो भी मैंने बनाया है. And magnetization I becomes nearly saturated. And the magnetization I becomes nearly saturated. मतलब जितना मैग्नेटाइज होना था उतना मैग्नेटाइज हो गया वो. ठीक है, फुल स्टॉप. इसके बाद लिखो in the whole process, in the whole process, the magnetization varies along the path OA. The magnetization varies along the path OA. ठीक, full stop. Now if the current is gradually decreased, comma, the magnetization decreases, obviously, बट पाथ OA इज नॉट रिट्रेस्ड. वो भी मैंने समझाया क्यों रिट्रेस नहीं होगा, क्योंकि अगर वो रिट्रेस हो गया तो I 0 पे आपको, मतलब करंट 0 पे आपको I भी 0 मिल जाएगा, जो नहीं मिलता है. पाथ OA इज नॉट रिट्रेस्ड. लिखो एज द करंट रिड्यूसेस टू 0, I को कम करते करते आपने क्या कर दिया, रिड्यूसेस टू 0, H ऑल्सो बिकम्स 0. H also becomes 0. Full stop. But there is still some magnetization left in the ring. Ring मतलब ये जो मैंने फेरोमैग्नेटिक की रिंग बनाई थी उसकी बात कर रहा है. The magnetization decreases, मतलब क्या लिखा, but there is still some magnetization left in the ring. लिख लिया? Full stop. क्यों ऐसा वो मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है. The domains that were aligned at the time of increasing H are not completely randomized as the magnetic intensity H is reduced to 0. मतलब हिंदी में समझ में आया? मतलब जब H बढ़ाते वक्त जो अलाइन हुए थे वो कंप्लीटली रेंडमाइज नहीं हो पाए H को 0 करने के बाद भी, मतलब I 0 करने के बाद भी. वो मैं बार बार आपको पिछले 25 मिनट से बता चुका हूं. ठीक है? हाँ, तो ये लिखना नहीं है, लिखना जो है वो आगे लिखो. द रिमेनिंग वैल्यू ऑफ I एट पॉइंट B, the remaining value of point I at point B is called retentivity of material. Is called retentivity of material. लिख लिया? Full stop. To reduce I to 0, क्योंकि अभी तो I 0 हुआ ही नहीं मेरा. To reduce capital I to 0, comma, a current must be passed in the opposite direction. A current must be passed in the opposite direction. तभी तो देखो B से C तक H नेगेटिव बना आपका. A current is to be passed in the opposite direction. ठीक है? So as to disalign the domains forcibly. So as to disalign the domains forcibly. Domains को forcibly disalign करने के लिए करंट उल्टा आपको फ्लो करवाना पड़ेगा. ठीक है? The value of capital H needed to make I 0, जो C पॉइंट बता रहा है OC, the value of H needed to make I is equal to 0 is called corrosive force. Is called corrosive force.
इज कॉल्ड कोरेसिव फोर्स। ठीक है, उसके बाद मैं नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि उसके बाद सेम सिचुएशन उल्टी डायरेक्शन में चल रही है। अब आप नेगेटिव में करंट बढ़ा रहे हो, अब वो अपने आप को अलाइन कर लेंगे नेगेटिव में, तब डी पॉइंट पहुंच जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव के करंट को कम करते करते जीरो कर दिए, तो एस तो जीरो हो गया पर आई अभी भी बचा रह गया क्योंकि स्ट्रांगली अलाइन हो चुके हैं लेफ्ट की डायरेक्शन में, है ना। तो पूरे के पूरे डिसअलाइन नहीं हो पाएंगे, पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाएगा। तो अब आप क्या करोगे, फोर्सिबली उसको डीमैग्नेटाइज करेंगे। अब करंट को आपने लेफ्ट की जगह राइट में कर दिया, तब फोर्सिबली वो डिसअलाइन हो गए, वो रिप्रेजेंट करेगा एफ। फिर उसके बाद फिर से इंक्रीज किया तो वो फिर से ए की तरफ चला जाएगा। सो दिस क्लोज्ड मतलब दिस कर्व ए बी सी डी ई एफ ए, दिस इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस लूप। ठीक है, समझ में आ गया। और फिर लिख लेना, द एरिया ऑफ हिस्टेरेसिस लूप इज प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, फिर सॉफ्ट आयरन और स्टील का भी उन्होंने लिखा हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। लिखना चाहो सॉफ्ट आयरन में लिख लेना। सॉफ्ट आयरन क्या होता है, दे आर इजिली मैग्नेटाइज्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बट ओनली अ स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इज रिटेन्ड व्हेन द फील्ड इज रिमूव्ड। वही मैंने बनाया, मतलब रिटेंटिविटी कम होती है उनकी। ठीक है, कर लोगे। दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एंड कोर्स इनसाइड ट्रांसफॉर्मर, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, ये सब। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्टील, दे आर सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, उसमें लिखा उन्होंने कि उनको मैग्नेटाइज करने में फील्ड थोड़ी ज्यादा लगती है, पर एक बार मैग्नेटाइज हो जाए तो वो रिटेन करके रखते हैं काफी हाई वैल्यू, मतलब रिटेंटिविटी काफी हाई होती है। ठीक है, चलो कर लोगे। तो ये हो गया आपका हिस्टेरेसिस लूप। तो कल जो पढ़ा, आज जो पढ़ा, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, अभी हमारे पास 24-25 मिनट है। ठीक है, आज का लेक्चर छोटा ही करते हैं। ठीक है, 50-55 मिनट्स का करेंगे। तो अभी जो मैं नोट बोर्ड पे लिखूंगा उसको खुद से करने की ट्राई करो। ठीक है, कुछ कंसेप्चुअल भी होंगे, कुछ थ्योरी पार्ट मतलब आपका न्यूमेरिकल भी होगा जो हमने कल सीखा, कुछ आज के हिस्टेरेसिस लूप पे भी होंगे, तो ट्राई करना। ठीक है, कल और आज के लेक्चर पे क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। ठीक है, उसके पहले के तो हम बहुत कर चुके हैं, 2-3 लेक्चर हमने सिर्फ क्वेश्चन ही किए हैं। ठीक, तो नोट करना, खुद से करने की कोशिश करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना। ठीक, चलो। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, इनको नोट करो। पहले 3 क्वेश्चंस 19 मेन में आए हैं, 1-2 और आए थे पर वो बहुत ही आसान थे इसलिए मैंने नहीं लिखे। फिर मेन 16 में आया, फिर नीट 17 में आया। ये क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन नीट 17 वाला किस पे है, जो हम 2 लेक्चर मतलब 1 लेक्चर पहले किए थे, बार मैग्नेट वाला। ठीक है, इसके क्वेश्चन हिस्टेरेसिस लूप और प्रॉपर्टीज फेरो पैरा डाई इन सब के ऊपर भी नीट में पूछते हैं, पर एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे। अभी मैं ये करवाने के बाद वो भी एक बार 2-3 क्वेश्चन बता दूंगा कैसे पूछे। देखो एकदम आसान क्वेश्चन आते हैं, पर हाँ आते हैं और सीधे थियरी के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कैसे सोल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ध्यान से समझो। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं, कैसे करना है, वो आपके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन, अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैज काई 2.8 10 की पावर -4, पॉजिटिव होता है, छोटा होता है। ठीक है, लिखा हुआ है सब। 350 केल्विन पे, तो पूछा काई बताओ 300 पे। क्यूरीज टेम्परेचर, क्या काई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, सो काई 1 T1 इज इक्वल टू काई 2 T2। सीधे क्वेश्चन आते हैं। सो दैट इज 2.8 10 की पावर -4 इंटू टेम्परेचर फर्स्ट 350 इज इक्वल टू काई 2 जो निकालना है इंटू 300, 0 0 5 6 एंड दिस इज 7। तो कितना हो गया बोलो, 7 इंटू 2.8 19.6 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -4। अब ऑप्शन देखो बहुत पास पास है, ध्यान देना। तो भले ही 1 मिनट एक्स्ट्रा लगे पर आराम से करना कैलकुलेट। तो 6 3 18 1 16, सो 2 12 4 6 7, सो ऑप्शन डी 3.267 10 की पावर -4। कर लोगे, तो मुश्किल नहीं आता है, बस हाँ आपको थोड़ा सा दिमाग में फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, कैसे अप्लाई करना है वो समझो। ठीक है, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये भी मेन 19 में आ चुका है, खुद से करने की कोशिश करो। 20 में आपको बहुत कम क्वेश्चन दिखेंगे इस सेक्शन से, बहुत कम, मतलब मुझे नहीं लगता किसी शिफ्ट में आया होगा।
क्यों? क्योंकि 20 में आपके क्वेश्चंस हो गए थे 25, अब 25 में से एक इस सेक्शन से दे देंगे तो कैसे होगा? तो बहुत कम, अगर किसी एक शिफ्ट में आया होगा तो आया होगा, पर मुझे नहीं लगता किसी में भी आया होगा क्वेश्चन। 19 में आए थे क्योंकि 30 क्वेश्चन थे तब वो दे सकते थे सेक्शन से क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है सेकंड, द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इन फॉर्म ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर हैज मैग्नेटिक मोमेंट 20 इंटू 10 की पावर -6 जूल पर टेस्ला। ठीक है, जूल पर टेस्ला ये कैसे आई? टाउ इज इक्वल टू एम बी, टॉर्क याद है? टॉर्क क्या होता है आपका? एफ इंटू आर, एफ इंटू आर हो जाएगा जूल, और एम बी नीचे आएगा तो एम की यूनिट आ जाएगी जूल पर टेस्ला। तो यूनिट का भी ध्यान दिया करो, उससे समझ में आएगा ये है क्या चीज ये। विद एच इज इक्वल टू 60 इंटू 10 की पावर 3। अब आपको एक चीज मैं बताता हूं, उसने क्वेश्चन में क्या दिया था, हैज मैग्नेटिक मोमेंट, इतना लिखने के बाद बोला था विद व्हेन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 60 इंटू 10 की पावर 3 एम्पियर पर मीटर इज अप्लाइड। अब आधे लोग उसको बी ले लेंगे, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लिखी है उसने, पर वो एच है या बी है, अब ये आप यूनिट से डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि बी की यूनिट होती है टेस्ला, एम्पियर पर मीटर किसकी यूनिट होती है याद करो? आई की, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सो काई होता है आपका आई बाय एच, तो एच हो जाएगा आई बाय काई, काई तो एक नंबर है तो एच की वही यूनिट जो आई की, और आई की यूनिट होती है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, एम्पियर पर मीटर, मैंने लिखवाया भी है। तो एम्पियर पर मीटर यूनिट है तो मतलब ये एच है, बी नहीं है। ठीक है, भले उसने मैग्नेटिक फील्ड लिखा है पर मैग्नेटिक फील्ड इसको भी बोलते हैं, मैंने बोला था आपको। तो अच्छे से क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आना चाहिए बी दिया कि एच दिया। तो क्वेश्चन है काई की वैल्यू निकालो, निकाल लोगे? कुछ भी नहीं है, काई ये लिखा तो है सामने, आई बाय एच, बिल्कुल सही। आई इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन एच, सब बता चुका हूं। भले ही बोरिंग है पर मैंने इतने अच्छे से बताया कि मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आना चाहिए। एडवांस में तो है ही नहीं है, तो मुश्किल क्वेश्चन का तो सवाल ही नहीं उठता। मैग्नेटिक मोमेंट बोलो 20 इंटू 10 की पावर -6 विच इज 2 इंटू 10 की पावर -5 अपॉन वॉल्यूम, क्यूब की फॉर्म में है, सो दैट इज 1 इंटू 1 इंटू 1 पर सेंटीमीटर में, सो दैट इज 10 की पावर -6 अपॉन एच 6 इंटू 10 की पावर 4, ये हो जाएगा 10 की पावर -1, ऊपर जाके हो जाएगा 20 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर -4, 20 बाई 6 इज 3.3, सो बेसिकली आंसर इज ए। कर लोगे? कुछ मुश्किल नहीं है, बस चीजें याद रखो, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, कर लोगे? अच्छा, नेक्स्ट, ये भी मेन 19 में आया था, ध्यान से समझो। A bar magnet is demagnetized by inserting it inside a solenoid of length 0.2. हिस्टेरेसिस में मैंने इसी का एग्जांपल दिया था। 100 टन्स करंट आई है आपका 5.2। अच्छा, 100 टन्स और लेंथ से क्या निकल जाएगा? स्मॉल एन, स्मॉल एन होता है टोटल नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ। कोरेसिविटी ऑफ बार मैग्नेट इज, क्या कोरेसिविटी होता है आपका नेगेटिव में जो एच की वैल्यू होती है, याद करो हिस्टेरेसिस लूप। तो नेगेटिव में जो एच की वैल्यू, मतलब एच की वैल्यू पूछ रहा है वो, सो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको मैं इरेज कर देता हूं। सो थर्ड का सॉल्यूशन क्या है? एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? एच इज बेसिकली कितना आया था आपका? एन इंटू आई, क्योंकि फील्ड आपकी आती है सोलेनोइड के लिए म्यू नॉट एल आई, और अंदर एक्सटर्नल फील्ड को आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बार मैग्नेट के लिए एक्सटर्नल होगी, इसको आप लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एच। सब कुछ मैंने बताया कि एक्सटर्नल को म्यू नॉट इंटू एच लिखते हैं, मटेरियल के अंदर की फील्ड को म्यू इंटू एच लिखते हैं। तो एच कितना आ गया आपका? एन आई, तो एच निकालना है बस। एन नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ 100 अपॉन 0.2, आई 5.2, इससे गया 500, यहां से नीचे 10 आएगा 0.2600, यूनिट क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। ठीक है, यहां से भी समझ सकते थे, आपसे एच मांगा उसने। अब आधे बोलेंगे इतना आसान क्वेश्चन आता है, बिल्कुल, क्योंकि ये मेंस और नीट में ही है, एडवांस में तो ये सिलेबस में ही नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, ना तो अर्थ मैग्नेटिज्म है ना तुम्हारा ये है। ठीक है, मतलब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद आपका एडवांस में कुछ है ही नहीं। अरे है तो सीधे सीधे क्वेश्चन, अब मेन तो सीधे सीधे ही पूछेगा, क्योंकि इस सेक्शन से मुश्किल कभी बनता ही नहीं है। तो परेशान नहीं होना, रटो, समझो, जो करना है करो, पर हाँ आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट है मेन 16 में आया था, आई वर्सेस एच का ग्राफ दिया हुआ है दो मटेरियल्स के लिए, मटेरियल ए मटेरियल बी। अब इसके मैं पूरे ऑप्शन नहीं लिख पाया क्योंकि थोड़ा सा थकान हो गई थी मुझे, तो इसलिए ए और बी दो ही ऑप्शन लिखे। ठीक है, बाकी दो मैंने नहीं लिखे। तो ए ऑप्शन बोलता है कि जो ए मटेरियल है जिसका ए ग्राफ है आई वर्सेस एच,
ठीक है, ये भी मैंने बताया, एक स्टील का है, सेकंड वाला सॉफ्ट आयरन का है। तो ए जो है वो जनरेटर की कोर्स में काम आता है बनाने में, बी ट्रांसफॉर्मर में। सेकंड लिखा है बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर में जो कोर है उसमें काम आता है। ठीक है, तो बी सॉफ्ट आयरन है, याद करो, सॉफ्ट आयरन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाने के और ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर जो हुआ उसमें। तो बी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और ट्रांसफॉर्मर में, क्या वही सही है? बिल्कुल। ए रिटेंटिविटी ज्यादा, कोरेसिविटी ज्यादा, वो स्टील के लिए होती है, वो बनते हैं परमानेंट मैग्नेट, उससे बनते हैं। तो अगर किसी ऑप्शन में होता है ए फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, बी फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, तो वो सही हो जाता। कर लोगे पक्का? अब आते हैं नीट 17 का क्वेश्चन। ये एग्जैक्ट आज और कल जो पढ़ा है उस पर नहीं है, उसके पिछले लेक्चर में जो बार मैग्नेट पढ़ा है उसके ऊपर है। क्वेश्चन है, अ 250 टन्स रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर, बी 1.25, बार मैग्नेट भी नहीं है, कॉइल का क्वेश्चन है, हैज करंट 85 माइक्रो एम्पियर, और उसको रखा गया है एक मैग्नेटिक फील्ड, अब ये 0.85 है कि 6.85 है, शायद 0.85 टेस्ला है। क्वेश्चन है, वर्क डन इन रोटेटिंग द कॉइल बाय 180 डिग्री इज, और इनिशियली दोनों में एंगल कितना? 0। अब सोच के देखो, अब आपको फील आएगी जो मैंने इतना इमेजिनेशन आपको सिखाया था। फील्ड मान लो z की तरफ है, m इनिशियली z की तरफ है, दोनों में एंगल कितना? 0। ठीक, अब आप कॉइल को ऐसा घुमा दिया, ऐसा घुमा दिया कि आपका जो m है वो b के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180, क्योंकि कॉइल ही आपने 180 घुमा दिया। तो कॉइल घुमाने से कौन घूमेगा? m वेक्टर, मतलब एरिया वेक्टर घूमेगा, b तो वही है आपका, उसी डायरेक्शन में। तो आपने कॉइल को घुमा के एरिया वेक्टर को आपने घुमा दिया, कितना एंगल करवा दिया? 180। तो यहीं पे लिख दो सॉल्यूशन। सो वर्क डन उसने पूछा है 180 डिग्री घुमाने में, और क्वेश्चन में गिवन है इनिशियली एंगल 0 है। सो वर्क डन इज, बोलो डेल्टा यू, डेल्टा यू बोलो, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल सब कुछ लिखवाया है, माइनस एम बी कॉस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस एम बी कॉस थीटा 1, क्या एम बी को बाहर ले लें, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 इज इनिशियल एंगल बिटवीन एम वेक्टर एंड बी, 0 दिया है, फाइनल 180 cos 0 1, cos 180 minus 1 which is plus 1, so that will be 2mb, so 2 into m मैग्नेटिक मोमेंट। हाँ सर ये तो दिया ही नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या करंट और एरिया दिया है, नंबर ऑफ टन्स दिए हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट विल बी एन आई ए इंटू बी। अब आपका काम है इसके बाद वैल्यूज डाल के सोल्व कर लेना, एन दिया है, आई दिया है, एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है। कर लोगे पक्का? कितना देर हो गया? हाँ चलो अभी 4-5 मिनट कुछ टाइम पास करते हैं, मतलब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो और पूछे गए हैं, ठीक है, वो भी सीधे के सीधे थियरी पे, जैसे स्पेशली नीट की बात करें, मेंस के तो बहुत देख लिया हमने। नीट में क्वेश्चन आया था एक बार 2016 में, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, देखो सीधा क्वेश्चन, द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज -4, ऑप्शन था ए फेरोमैग्नेटिक, बी पैरा एंड फेरो, सी डाई मैग्नेटिक, डी पैरामैग्नेटिक। सीधा पता है पैरा के लिए पॉजिटिव होता है, फेरो के लिए तो बहुत हाई होता है पॉजिटिव में, सिर्फ किसके लिए नेगेटिव होता है? डाई मैग्नेटिक मटेरियल्स ओनली। कर लोगे सीधे क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन आया था जस्ट ऐसा ही नीट 16 में, वो 15 में ऐसा ही जस्ट, उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ दी थी, विड्थ दी थी, सेम ऐसे ही, नंबर ऑफ टर्न्स 50 दिए थे, और उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा था जिसकी वैल्यू 0.2 टेस्ला दी गई थी, कॉइल में करंट दिया गया था 2, और कॉइल में क्वेश्चन था if the plane of the coil is inclined at an angle of 30 degree with direction of field। अब इसमें गलती होती है बहुत, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं फिर से बोल रहा, क्वेश्चन में लिखा गया है कि इफ द plane of the coil, if the plane of the coil is, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा हूं, inclined at 30 डिग्री विद फील्ड, प्लेन ऑफ कॉइल फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो क्वेश्चन है फाइंड द टॉर्क रिक्वायर्ड टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, कितना टॉर्क आपको लगाना पड़ेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, मतलब वर्क आपको बेसिकली निकालना था। अब प्लेन ऑफ कॉइल जो है वो फील्ड के साथ 30 बना रहा है, और आपको एक चीज पता है
आधे लोग इसमें गलती करते हैं, वो एम और बी के बीच में एंगल वो 30 लेके सोल्व करते हैं। नहीं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। प्लेन ऑफ कोइल जो है वो फील्ड के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। प्लेन ऑफ कोइल अगर आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है ना, तो प्लेन ऑफ कोइल अगर आपका 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ध्यान से सुनना बहुत, तो एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा होगा फील्ड के साथ। तो आपको एक चीज पता है कि एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर जाता है, और प्लेन जो है वो फील्ड के साथ 30 बना रहा है। समझ में आ रहा है? तो एरिया वेक्टर कितना बनाएगा? सो एरिया वेक्टर जो एंगल बनाएगा, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड फील्ड वेक्टर, दैट विल बी 90 माइनस 30। ये समझो, डायरेक्ट 30 नहीं, क्योंकि प्लेन जो है वो फील्ड के साथ 30 बना रहा है, और प्लेन के जैसे ये प्लेन है आपका, ठीक है, इसके साथ फील्ड 30 डिग्री एंगल बना रही है, और प्लेन के परपेंडिकुलर आपका जो है वो एरिया वेक्टर जाता है। तो एरिया वेक्टर फील्ड के साथ कितना बनाएगा आपका? वो बनाएगा आपका 90 माइनस 30 विच इज 60। तो टॉर्क इक्विलिब्रियम में ले जाने के लिए कितना एक्ट करेगा? दोनों में एंगल 60 है वहां पे एम और बी में, सो दैट विल बी एम बी साइन 60। ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी कभी आपको सोचनी पड़ेगी कि एरिया वेक्टर किधर होता है, तब आपको एम और बी के बीच में एंगल पता चलेगा, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन और आया, अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, नीट में आया है भी। ए ऑप्शन, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, बोथ द इक्विलिब्रियम स्टेट्स आर अनस्टेबल। बी, कैन बी इन इक्विलिब्रियम इन टू ओरिएंटेशंस, वन स्टेबल व्हाइल द अदर इज अनस्टेबल। यही ऑप्शन था, क्योंकि करंट कैरिंग कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में दो सिचुएशन में इक्विलिब्रियम में होता है, थीटा 0 और 180। 0 में स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सीधे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब एक और आया था, देर आर 4 लाइट रोड सैंपल्स ए बी सी डी, ठीक है। अ बार मैग्नेट इज स्लोली ब्रॉट नियर ईच सैंपल, ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट slowly brought near each sample and following observations are noted. A is feebly मतलब weakly, feebly repelled, A feebly repel हुआ, B feebly attracted, C strongly attracted and D remains unaffected। ये मतलब कोई नहीं है तीनों में से, पैरा डाई फेरो। तो ऑप्शंस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए ऑप्शन, बी इज पैरामैग्नेटिक। सीधा दिख रहा है बी सही है, क्योंकि बी पैरामैग्नेटिक जो है वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं आपके, याद आया? बिल्कुल, सब लिखवाया मैंने। बी, सी इज डाईमैग्नेटिक, गलत, स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा तो वो तो फेरो होगा। सी ऑप्शन, डी इज फेरो, बिल्कुल गलत, अगर वो फेरो होता तो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता। एंड डी ऑप्शन ए इज नॉन मैग्नेटिक, गलत। नॉन मैग्नेटिक कौन है? डी। तो अगर इंडिविजुअली लिखना चाहे, डी विल बी नॉन मैग्नेटिक क्योंकि वो अनइफेक्टेड है। सी स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहा है तो दैट विल बी फेरो। बी फीबली अट्रैक्ट हो रहा है सो दैट विल बी पैरा, एंड ए फीबली रिपेल्ड हो रहा है तो दैट विल बी डाई। अब इनमें से देख लो कौन मैच कर रहा है, ये ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज, ए ऑप्शन लो रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरेसिविटी, लो रिटेंटिविटी, लो कोरेसिविटी, ये सब। तो आंसर क्या आ जाएगा? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी, ठीक है। सिंपल, सब कुछ मैंने सब बता दिया, नीट हो मेंस हो दोनों के दोनों आपको हो जाएंगे। हाँ, मेंस थोड़े न्यूमेरिकल ज्यादा पूछता है, नीट थियरी इससे इस सेक्शन से थियरी ज्यादा पूछेगा। फिर एक क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डायमैग्नेटिक एटम, डायमैग्नेटिक एटम का मैग्नेटिक मोमेंट, ए मच ग्रेटर देन 1, बी 1, सी बिटवीन 0 एंड 1, डी इक्वल टू 0। तो आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। कर लोगे पक्का? चलो, तो सारी प्रॉपर्टीज लिखो, अच्छे से समझो। जो मैंने नहीं बताई है वो मैं नोट्स आपको सेंड करूंगा हिस्टेरेसिस तक के, उसमें से जो नहीं लिखा है आपने वो अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। तो अब बचता है आपका सिर्फ अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे हमने कर लिए हैं हर तरीके के। तो नेक्स्ट लेक्चर में अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, चैप्टर आपका कंप्लीट। फिर स्टार्ट करेंगे हम लोग EMI। लेक्चर नंबर आज क्या है? 17। तो 18 लेक्चर आपको
लगेंगे मैग्नेटिज्म में, 18 में ख़त्म हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे EMI, 7-8 लेक्चर उसमें, फिर AC 7-8 लेक्चर उसमें, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 10th तक आपका 10th अगस्त तक EMI AC ख़त्म हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो उसको पूछो। चल।